नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट के लिए सीडीपी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 14वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। समुन्नत यानी कि प्रमोट करने के सेंस में कहा जा रहा है कि यानी कौन सा सामाजिक यानी कि एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोगात्मक की भावना होगी, और साथ ही साथ भावात्मक कहने का मतलब कि उसके इमोशंस को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। प्रतियोगिता कहीं ना कहीं हमेशा निगेटिव होता है। कैसे? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है, एक बच्चा अधिगम विकार से जूझ रहा हो सकता है, एक बच्चा श्रवणबाधित हो सकता है, एक बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है, एक बच्चा बहुत कमजोर हो सकता है, एक बच्चा सामान्य हो सकता है। यानी सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, तो हम एक पैमाने पर सबकी प्रतियोगिता करा ही नहीं सकते हैं। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग। अनुशासन देखिए, आज हम लोग जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं और संरचनावाद की बात करते हैं तो बच्चे को बाहर से अनुशासन देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं, वो नई नई चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक हैं। जब बच्चा खुद से जिज्ञासु है, खुद से करके सीखने के लिए तत्पर है, तब उसका ध्यान किसी और दूसरे काम में नहीं लगेगा, उसका पूरा फोकस अधिगम करने में, क्योंकि बच्चा नई नई चीज़ों के करके सीखने में व्यस्त होगा, इसलिए वो खुद से अनुशासित होगा सीखने के लिए। बाहर से अनुशासन हमेशा निगेटिव होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जबरदस्ती वर्ड आपने देखा, वैसे ही निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अच्छे अंक लाने का दबाव। देखिए, जब भी हम लोग बच्चे पर नंबर लाने का दबाव डालते हैं कि आपको फर्स्ट आना है, सेकंड आना, ये देखिए विशेष तौर पर आपके घर परिवार में भी देखा गया होगा कि आपके पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो कुछ हम औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहे हैं वो अपने व्यवहार में ला पाए। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, यहाँ पर किसी पेरेंट्स को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नंबर लाएंगे अच्छा, चाहे आप कैसे भी रट करके पास होइए, रट करके रिजल्ट लाइए, सरकारी नौकरी को ही एक अंतिम चयन, एक अंतिम लक्ष्य मान लिया गया है। इसके अलावा भी 50 ऑप्शन है, बिजनेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पढ़ाई पर इतना दबाव दे दिया कि नहीं, कि आपको रिजल्ट ला करके ही देना है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को समझते हैं कि हाँ, जब आप नौकरी पाएंगे तभी आपका समाज भी इज्जत करेगा। इस वजह से जबरदस्ती नंबर लाने की होड़ में हम लोग लगे हुए हैं, जो कि गलत है। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम नंबर ला करके 99% नंबर लाएं और घर में पेरेंट्स का इज्जत ना करें। जो कुछ भी हम औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं विद्यालय में, उसका अपने जीवन में उतार पाए, ये होता है शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य। केवल नंबर पाना हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग नंबर पाने की होड़ में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को रटने लगेंगे, और रटना जहां पर आ गया वो निगेटिव हो गया, क्योंकि हमें सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करना है, ना कि ज्ञान को रटना है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। अब बात सुनने वाले अध्यापक का मतलब क्या हो गया कि अध्यापक जो है वो डोमिनेंट नहीं है कि अपना सब कुछ बच्चे पर थोप रहा है कि नहीं तुमको यही करना है। बच्चे की भी बात सुनी जा रही है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है। और तदानुभूति यानी कि तद मतलब होता है कि दूसरे के अनुसार, और अनुभूति यानी कि अब बच्चा जो कुछ भी इमोशंस उसके अंदर है, मान लीजिए वो दुखी मुद्रा में, तो उसके उस इमोशन भाव को वो टीचर समझ पाए और उसके अनुसार अनुक्रिया करे, इसी को बोलते हैं तदानुभूति। ठीक है, ये बच्चे का इमोशंस इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सर्वांगीण विकास में बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष की बात की जाती है, इसके अलावा शारीरिक पक्ष की बात की जाती है, इसके अलावा संवेगात्मक पक्ष की बात की जाती है, क्योंकि बच्चे का जो इमोशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। त्रुटियों के बारे में कौन सा सही है, पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। यानी कि वर्गीकृत करना, बंटवारा करने की बात की जा रही है, जो कि सीधे तौर पर समावेशी कक्षा का विरोध है, क्योंकि बच्चा कमजोर है या फिर बहुत प्रतिभाशाली है, हमको बंटवारा करना ही नहीं है, सबको साथ लेकर के चलना है। ये अलग अलग बंटवारा करने की बात कर रहा है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। अब यहां पर जो टीचर है वो अपना परम लक्ष्य ये मान लिया कि मुझे बच्चों को फेल करना है। बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं, फेल हो रहा है सिस्टम या फिर उस विद्यालय के टीचर फेल हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे खुद जिज्ञासु होते हैं, चीज़ों को सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, अगर उनको सही तरीके से पढ़ाया जाए। टीचर अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, यानी बच्चे फेल हो रहे हैं। सीधे तौर पर बच्चे की कभी भी गलती नहीं मानी जाएगी सीटेट की परीक्षा में। अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट और टीचर का फेल्योर के तौर पर देखा जाएगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए,
विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत तुरंत दूर किया जा सकता है। बार बार लिखना यानी मशीन की तरह एक ही चीज को रिपीट करने की बात की जा रही है। बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता थोड़ी हैं। ये देखिए, ये अनुकरण करके सीखने की बात हो गई। एक ही चीज को जब बार बार आप लिखते हैं तो एक ही चीज को अनुकरण कर रहे हैं। जैसे कि जब व्यवहारवाद था तो उस समय ये कॉन्सेप्ट सही माना जाता था, लेकिन आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं। बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, अनुकरण करके थोड़ी सीखते हैं। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे त्रुटि क्यों कर रहे हैं, आखिर वो कितने लेवल तक समझ पाए हैं, उनकी सोच के बारे में शिक्षक को समझने का मौका देता है बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछा जा रहा है। पहला दिया गया संवेग। बिल्कुल सही बात है, संवेग यानी कि इमोशंस की बात की जा रही है। देखिए, जब आप खुशी की मुद्रा में रहते हैं तो आपका पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई पर दे पाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप दुखी हैं तो आपका ध्यान आपके पढ़ाई पर नहीं लगता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो संवेग हैं, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से ही अधिगम होता है। यानी कि जो कुछ भी हम लोग करके सीख रहे हैं वो कैसे प्रभावित हो रहा है, वो हमारे इमोशन से प्रभावित हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कारक है। अगला देखिए, सांस्कृतिक संदर्भ। लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, उन्होंने बताया था कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। यानी सांस्कृतिक संदर्भ तो महत्वपूर्ण कारक होगा सीखने के लिए। परिपक्वता की बात जीन पियाजे ने की थी। परिपक्वता का मतलब ये हो गया कि बच्चे वातावरण में खुद करके जब सीख रहे हैं, जब उनको अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बच्चे को परिपक्वता यानी मैच्योरिटी हासिल हो रही है। इसी को परिपक्वता उन्होंने कहा था। यानी ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि करके सीखने की बात जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों करते हैं। सक्रिय भागीदारी की बात करते हैं, जो कि संरचनावाद होता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है। रुचि की बात कर लें तो रुचि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि बच्चा जिस काम में रुचि लेगा, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट की वजह से इंटरनली बच्चा मोटिवेटेड होता है चीजों को करने के संदर्भ में। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करेगा। यानी चारों विकल्प इसके सही हैं। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 1, 2, 3, 4, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। रचनावाद की विशेषता कौन सी नहीं है, यानी निगेटिव सेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया है। विकल्प भी निगेटिव वाला ही होगा। पहला विकल्प देखिए, शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं। स्वयं सृजित करने का मतलब कि विद्यार्थी अपनी समझ स्वयं बनाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। करके सीखने की बात करता है संरचनावाद, यानी ये विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव पूछा गया था तो ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। संरचनावाद यह कहता है कि बच्चे के पूर्व अनुभव को आधार बनाते हुए नई शिक्षा दी जाए। एनसीएफ इसीलिए तो इसकी पैरवी करता है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ा जाए। परिवेश क्या है? बच्चा जो कुछ भी परिवेश में देखा हुआ है वो उसका अनुभव हो गया। अनुभव यानी कि पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान पर निर्भर करते हुए नए ज्ञान को देने की बात की जाती है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। बिल्कुल सही बात है। अब प्रामाणिक अधिगम कार्य मतलब कि एक्टिविटी करने की बात की जा रही है, जो कि बच्चा खुद करके सीखेगा। बच्चे खुद एक्टिविटी करके सीखेंगे, यानी इसके माध्यम से अर्थपूर्ण अधिगम होता है। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है। यहां पर निगेटिव बोला गया क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखते हैं, और यह विकल्प बता रहा है कि बाधित होता है, तो ये तो निगेटिव हो गया। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इनसे यानी कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कहानी और कार्टून का उपयोग करने से क्या होता है, यह हमसे पूछा गया। पहला दिया गया, बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होती है, तो यह विकल्प निगेटिव है। भ्रांति का मतलब क्या होता है कि मिसकॉन्सेप्शन या फिर गलत अवधारणा बना लेना। देखिए, जब भी बच्चे कार्टून को देखते हैं तो कार्टून भी उनको कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं चीज़ों को बताने के संदर्भ में। जैसे कि आप देखते होंगे कि एडिटोरियल पेज जो होता है न्यूज़पेपर में, उसमें विभिन्न प्रकार के जो दैनिक जीवन में घटनाएं चल रही हैं या पॉलिटिकल मैटर पर या फिर किसी भी मुद्दे पर, उसका कार्टून के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब वो कार्टून देख करके आप समझ जाते हैं कि हाँ, जो एक तरीके से न्यूज़ एडिटर है वो क्या कहना चाह रहा है या फिर क्या चीज़ें समाज में चल रही हैं, उसी का एक आईना होता है। तो कहीं ना कहीं कार्टून भी बच्चे देख करके अपने मन में उसके प्रति समझ विकसित करते हैं, यानी कार्टून के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। और ये विकल्प कह रहा है कि उससे मिसकॉन्सेप्शन, अनावश्यक यानी बेवजह मिसकॉन्सेप्शन होता है, तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए,
बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत और अरुचि को बढ़ावा मिलता है। अब बताइए, कार्टून दिया गया है और कहानी दिया गया है, तो क्या ये बच्चे को बोर करेगा? बच्चे तो कार्टून देखना पसंद ही करते हैं, बचपन से ही वो मोबाइल में, टीवी में कार्टून ही देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बोरियत नहीं होगा उसके लिए, बल्कि इंटरेस्टिंग होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एनिमेशन के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से दिया गया, तो वो तो बच्चे को और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ना। इंटरेस्टिंग लगेगा यानी बच्चे मोटिवेटेड होंगे चीजों को सीखने के लिए, और ये विकल्प कह रहा है कि उनका ध्यान भटक जाएगा, तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और उनसे जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे कार्टून को देख करके इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके लिए रोचक हो गया, और इसलिए ये बच्चे सीखने में कहीं ना कहीं मदद करेगा, ये बच्चों को सीखने में मदद करेगा। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम का, यानी कि समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में, तो विकल्प भी पॉजिटिव वाला ही होना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। तो अब अगर हम लोग सभी का सहयोग करते हुए सीख रहे हैं, तो क्या ये जो रिजल्ट है यानी आउटकम है, क्या ये इसको प्रभावित करेगी? नहीं प्रभावित करेगी। जो लर्निंग आउटकम है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिल करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे सार्थक रूप से तभी सीखते हैं जब एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हुए सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको कम नहीं करेगी बल्कि बढ़ाएगी। ये विकल्प निगेटिव है, चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को निर्माण करती है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है? जो समाज के द्वारा पहले से नियम चले आ रहे हैं, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, वो लोग अपने वजह से, अपने आधार पर अवधारणा बना लिया कि हाँ ये चीजें होती हैं, यानी बिना फैक्ट जाने उसके बारे में अवधारणा बनाने ला ही रूढ़िबद्ध अवधारणा कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि एक दूसरे का हम लोग सहयोग करेंगे तो रूढ़िबद्ध अवधारणा निर्माण होगी, तो ये भी निगेटिव है। अगर मैं सहयोग करते हुए पढ़ रहा हूँ, किसी के साथ इंटरेक्शन करते हुए सीख रहा हूँ, तो क्या मैं गलत अवधारणा या फिर रूढ़िबद्ध अवधारणा बना रहा हूँ? नहीं बना रहा हूँ। ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ग्रुप में स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर मिसकॉन्सेप्शन था वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव को हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। कह रहा है कि सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को हतोत्साहित करना चाहिए, तो यह भी निगेटिव है। हतोत्साहित क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहां पर देखिए, लेव वाइगोस्की तो इसका समर्थन करते हैं ना कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखना चाहिए, ग्रुप में सीखना चाहिए। और लेव वाइगोस्की चूंकि संरचनावाद से जुड़े हुए हैं, और संरचनावाद का सपोर्ट एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी करता है, यानी यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां पर इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? सुविधा वंचित यानी कि हो सकता है कि बहुत गरीब, सामाजिक रूप से पिछड़े बालक की बात की जा रही हो, तो इनके लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। विद्यालय के बाहर मदद लेने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, अगर आप बच्चे को विद्यालय के बाहर पैसे देने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, इस सेंस में निगेटिव हो गया। और अगर विद्यालय के बाहर आप बच्चे को पढ़ाने की बात करें, तो वो भी निगेटिव हो गया, क्योंकि कक्षा में अगर 5 से 6 घंटा बच्चा विद्यालय में बिताता है, तो इसके बाद उसको अलग से पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ईमानदारी से टीचर अगर 5 से 6 घंटा बच्चे को पढ़ा दे, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए। विशेष अनुभाग यानी कि बच्चों को अलग करने की बात कर रहा है, उनका अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात कर रहा है, जो कि समावेशी शिक्षा का पूरी तरीके से विरोध है। अगर बच्चा किसी भी प्रकार का हो, शारीरिक अक्षमता हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, या फिर अधिगम विकार से जूझ रहा हो, शरीर से विकलांग हो, सभी को एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है। किसी के लिए अलग अनुभाग नहीं बनेगा। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, योग्यता आधारित समूह बनाना। समूह बनाना मतलब फिर से वर्गीकरण करने की बात की जा रही है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसके लिए अलग ग्रुप बना दिया जाए। तो ये तो सीधे तौर पर समावेशी कक्षा का विरोध हो गया ना, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता को
इस्तेमाल करें। समूह विविधता कहने का मतलब कि एक ही ग्रुप में अलग अलग विविधता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबल हो पाए। अब अगर बच्चे को जो बिल्कुल गरीब परिवार से बच्चा आ रहा था, अगर उन्हीं का अलग ग्रुप बना देंगे केवल गरीब बच्चे जिसमें, तो उनके मन में ये जाएगा कि हम लोग गरीब थे इसलिए हमको अलग किया गया है। लेकिन अगर एक ग्रुप आप ऐसा बनाएंगे जिसमें योग्यता को आधार ही नहीं बनाया जा रहा है, उसमें अमीर बालक भी है, उसमें बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है, उसमें कमजोर बालक भी है, सामान्य बालक भी है, गरीब बालक भी है, सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक भी है, तो कहीं ना कहीं सभी एक सीट पर बैठ रहे हैं और इससे सहयोगात्मक की भावना उत्पन्न होगी। बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखेंगे, एक दूसरे के अनुभव के माध्यम से सीखेंगे। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी जिसे एडीएचडी का मतलब क्या होता है? अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि एक बच्चा है जो कि किसी काम पर बहुत कम ध्यान दे पाता है। देखिए, अवधान का मतलब होता है ध्यान, न्यूनता यानी कि वो बहुत कम ध्यान दे पाता है और बहुत ज्यादा क्रियाशील है। कहने का मतलब कि कुछ काम कर रहा है, कोई गतिविधि कर रहा है, तुरंत खट से कुछ आवाज आई, तुरंत उसका ध्यान उधर चला जाएगा, भाग करके उधर चला गया। कुछ काम अगला कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कक्षा में कुछ पढ़ा, कुछ खट से आवाज आई, तुरंत उधर भाग करके चला गया, उसका ध्यान उधर मतलब डिस्टर्ब हो गया। यानी कि बहुत ज्यादा क्रियाशील है, छोटे से भी आवाज से, छोटे से भी डिस्टर्बेंस से वो पूरा अपना फोकस जो है पढ़ाई से हटा दे रहा है, उस सेंस में है ये। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी प्रभावशाली विधि है? प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है तो विकल्प भी पॉजिटिव होना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कक्ष अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देता है। जटिल अनुदेशन यानी कि उसको बहुत एक तरीके से कठिन इंस्ट्रक्शन दिए जाने की बात की जा रही है। तो एक तो बच्चा वैसे ही ध्यान नहीं दे पा रहा है, अब आप उसको कठिन और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देंगे यानी कठिन विधि से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा तो एक तो ध्यान नहीं दे रहा है, ऊपर से उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि आप कठिन तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा और ज़्यादा कम ध्यान देने लगेगा, मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं देगा। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि बच्चा जब ध्यान नहीं दे रहा है तो हमें एज ए टीचर उसमें रुचि उत्पन्न करना चाहिए अधिगम के प्रति, ताकि बच्चा कम से कम थोड़ा देर, क्योंकि रुचि से ही इंटरनली मोटिवेटेड होगा वो चीज़ों को सीखने के संदर्भ में। जब रुचि ही नहीं लेगा, क्योंकि आप कठिन विधि से पढ़ा रहे हैं, जब रुचि ही नहीं लेगा तो वो मोटिवेटेड भी नहीं होगा और कहीं ना कहीं ये उसके लिए निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं। अब बच्चा बहुत कम ध्यान दे पा रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि वो हमेशा सीट पर ही बैठा रहे? बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चे को आप जबरदस्ती बैठा रहे हैं। बच्चे को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए, और स्व अनुशासन कैसे होगा? जब बच्चा रुचि लेगा। जबरदस्ती आप बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए निगेटिव इमोशंस उसके अंदर जनरेट होंगे कि मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। लोकतांत्रिक कक्षा नहीं रह जाएगा, वो फिर डोमिनेंट कक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि निगेटिव होता है। हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता है। कहा जा रहा है कि मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन यानी कि टीचर केवल मौखिक तौर पर बच्चे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बच्चे कोई पेन ड्राइव थोड़ी है कि लैपटॉप और कंप्यूटर में लगाइए और डेटा को ट्रांसफर कर दीजिए या फिर मौखिक तौर पर बच्चा सीख जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आप इंफॉर्मेशन को बच्चे को बता देंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, जब तक वो खुद करके नहीं सीखेगा। सक्रिय भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक बच्चा नहीं सीख सकता। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य कर रहे हैं। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये है रुचि के अनुसार अगर वो खुद कार्य करेगा तो इंटरेस्ट की वजह से वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा उस काम को करने के संदर्भ में, और जिसमें उसे रुचि मिल रही है वो थोड़ा सा और ज्यादा लंबा काम कर सकता है, क्योंकि मेन फैक्टर यहां पर रुचि ही है। जिस काम में आप रुचि लेते हैं उसमें आप, जैसे आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, आप 3 घंटे कब आपका निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आपको उस मूवी को देखने में मजा आ रहा होता है, आप इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। लेकिन अगर वहीं 3 घंटा आपको किताब लेकर के बैठना रहे, क्या आप बैठ पाएंगे? पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इस वजह से आप जिस काम में रुचि लेते हैं उसके लिए आप ध्यान केंद्रित करते हैं, और यही तो समस्या थी उसकी कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए रुचि को विकसित किया जाए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक नवीन परिस्थितियों में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? अपसारी चिंतन यानी कि एक ही प्रश्न के अल्टरनेट कई विधियों से उत्तर निकालने की बात की जा रही है, यानी कि मौलिक विचारों की बात की जा रही है। और जहां पर भी मौलिक विचार आ गया वहां पर किस प्रकार की बुद्धि आती है? वो आता है सृजनात्मक बुद्धि यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं। विकल्प नंबर 3 में देखिए सृजनात्मक बुद्धि की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पठन वैफल्य का मतलब होता है पढ़ने में अक्षमता। तो आप देख लीजिए, पढ़ने और लिखने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
दोस्तों, सीटेट सीडीपी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।